राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 74वां होने वाला है, तो देर न करते हुए अपने क्वेश्चन वीडियो को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी कौन होता है? रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार या इनमें से कोई नहीं। तो जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का जो अधिकारी होता है वह जिला रजिस्ट्रार होता है। कौन होता है? जिला रजिस्ट्रार होता है। कौन? तो जिला रजिस्ट्रार होता है। पूरे भारत का होता है महा रजिस्ट्रार, राज्य सरकार का होता है मुख्य रजिस्ट्रार और हर जिले का होता है जिला रजिस्ट्रार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर जेल में किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी कैदी की मृत्यु होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जेलर, जिले का न्यायाधीश, ग्राम प्रधान या पंचायत सेक्रेटरी? तो जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए उस जेल का जेलर उत्तरदायी होता है। वही वहां से डेटा निकाल के देता है कि हमारे जेल में किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, और जिला रजिस्ट्रार को डेटा देता है और जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में उसे अपने रजिस्टर में लिखता चढ़ाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अंगुष्ठ चिन्ह लगाने से इनकार किया जाता है तो अधिनियम की किस धारा में दंड या जुर्माने का प्रावधान है? यदि कोई व्यक्ति अपना डिटेल नहीं देना चाहता, उसका जन्म या मृत्यु हुआ है, या अपने अंगूठे का निशान नहीं देना चाहता, उसके लिए भी जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में दंड या जुर्माने का प्रावधान है। तो वह किस अधिनियम में प्रावधान है? तो आपको बताऊं तो मैं धारा 13 में यदि कोई व्यक्ति अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अंगुष्ठ चिन्ह लगाने से इनकार करता है तो उसे जुर्माने के रूप में 50 रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है। ऐसा धारा 13 में कहा गया है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया है? तो धारा 8, धारा 5, धारा 16 या धारा 18। तो अभी हमने धारा 13 देखा जिसमें 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है अगर कोई अपनी जानकारी नहीं देता है। तो अब अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप मतलब जो फॉर्मेट है उसके बारे में वर्णन कहाँ किया गया है? तो वर्णन किया गया है धारा 16 में। धारा 16 के अंतर्गत रजिस्टर का प्रारूप तैयार किया जाता है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात प्रारूप संख्या 1, 2 और 3 के विधिक भाग से जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत जन्म रजिस्टर बनेगा, जो क्रमशः प्रारूप संख्या 7, 8 और 9 के रूप में जाना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म प्रमाण पत्र के बिना किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश न देना किस अनुच्छेद के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 क या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसी बच्चे को बिना जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल में प्रवेश न देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि जो अनुच्छेद 21 का है वह है राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है। अगर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए उसको स्कूल में एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। भले से उसके प्रोसेस में लेट हो सकता है, लेकिन उसको स्कूल में एडमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि हर भारत में रहने वाले हर इंसान का राइट टू एजुकेशन है। शिक्षा का अधिकार हर जो भी भारत में पैदा हुआ है नागरिक, सबका अधिकार शिक्षा पर बराबर का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचायत के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना कब लागू किया गया था?
2000-2001 में, 2015-2016 में, 2005-2006 में, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायतों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना वित्तीय वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2005-06 में शुरू किया गया था। इन योजनाओं के माध्यम से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत करके प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्रामीण आबादी के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अब किसकी है आप बताइए? पंचायती राज संस्थाओं की है, या लघु एवं कुटीर उद्योगों की है, या ए और बी दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो ग्रामीण आबादी के आर्थिक विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान है, भूमिका है, वो पंचायती राज संस्थाओं की भी है, और लघु एवं कुटीर उद्योग जो हमारे गांव में चलते हैं उनके भी हैं। तो सी ऑप्शन, ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्हीं के माध्यम से, लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से गांवों का सर्वांगीण विकास होता है, और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं हमारी, उनकी मदद से फंडिंग होती है और विकास अच्छी तरीके से हर गांव में हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, स्थानीय जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में किस मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास नामक अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, या विदेश मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है वह है पंचायती राज मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने? पंचायती राज मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास नामक अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान का वास्तविक उद्देश्य ऐसी समेकित एकल योजना तैयार करना है जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों को समाहित किया जा सके। अब 11वीं अनुसूची क्या है? तो पंचायत के बारे में है, और उसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। यह पहले वीडियो से बात हो रही है। शेड्यूल 11, पार्ट 9, आर्टिकल 40, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक, ये सारी आर्टिकल पंचायत से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अंतिम बिंदु तक पहुंचाने में किस संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण है? 4 संस्थान है हमारे सामने। किसी भी सरकार द्वारा चलाई जा रही, जो भी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसको अंतिम बिंदु तक पहुंचाने में किस संस्थान का भूमिका महत्वपूर्ण है? ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का, पंचायतों का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है, आपने भी गैस कर ही लिया होगा, पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश की लगभग 65% आबादी जो है वो गाँव में रहती है, और उनका विकास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड पंचायतों को दिया जाता है, न कि ब्लॉक स्तर और जिला स्तर को। इसलिए जो भी अंतिम बिंदु तक पहुंचाने का कार्य है किसी भी योजना को, पंचायतों का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका किसकी है? आत्मनिर्भर पंचायतों का, आत्मनिर्भर कृषि का, आत्मनिर्भर शिक्षा का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दूं, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका आत्मनिर्भर पंचायतों की होगी। किसकी होगी? आत्मनिर्भर पंचायतों की होगी, क्योंकि भारत की 65% जनसंख्या सीधे पंचायतों से जुड़ी है। इसलिए पंचायतों का विकास जब होगा तो आत्मनिर्भर ढंग से अगर विकास होता है, समझिए भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाएगा तो गांव निभाते हैं, पंचायत निभाते हैं। क्योंकि जितने भी गांव हैं भारत के अंदर, अगर वो विकास कर लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई पंचायत होती है, अगर पंचायत भी विकास कर लेता है तो जिला भी विकास करेगा, राज्य भी विकास करेगा, और हमारा देश भारत भी आसानी से विकास कर सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा।
तो उत्तर प्रदेश के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों को डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए प्रेरित किया जाएगा। मतलब जो भी गांव में लोग रह रहे हैं, मोबाइल तो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको डिजिटल पेमेंट करना नहीं आता है, तो उनको सरकार द्वारा सामर्थ्य मिशन द्वारा उनको सिखाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत आधारित है, किस पर आधारित है? जलवायु समन पर, जलवायु अनुकूलन पर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत जलवायु समन और जलवायु अनुकूलन पर आधारित है। जलवायु अनुकूलन के अंतर्गत ग्राम पंचायतें स्वयं को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, जल संकट आदि से बचाव के लिए तैयारी करती है, और क्लाइमेट समन या अडाप्टेशन में तहत ग्राम पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल बनाने पर जोर दिया जाता है। तो जो इसका सही जवाब होगा, ए और बी दोनों क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत जो है इसी दोनों पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्मार्ट विलेज के कितने चरण होते हैं? 5 चरण, 4 चरण, 2 चरण या 3 चरण? तो स्मार्ट विलेज के 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। इन तीनों चरणों के माध्यम से पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने में सहायता मिलेगी। इकोनिट्स फाउंडेशन ने स्मार्ट विलेज की अवधारणा की शुरुआत की थी। किसने की थी? इकोनिट्स फाउंडेशन ने स्मार्ट विलेज की शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्मार्ट विलेज के चरण 1 में क्या संबंधित है, क्या विषय है? चरण 1 में 3 चरण होते हैं। तो पहले चरण में क्या है? उद्यमशीलता, उद्योग, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, या इनमें से कोई नहीं। तो स्मार्ट विलेज के चरण 1 से संबंधित विषय निम्न है, जैसे कि समुदायों के साथ संपर्क कर उनसे संवाद करना, स्वच्छता एवं पेयजल, ई लाइब्रेरी, ग्रीन मोबिलिटी, कॉमन सर्विस सेंटर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेली मेडिसिन सुविधा। तो इस हिसाब से जो कोई हमारा ऑप्शन सी है, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यह स्मार्ट विलेज के चरण 1 में रखा गया है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्मार्ट विलेज से ही है। अब इसमें बताया जाता है कि चरण 2 जो है वह किससे संबंधित है? उद्योग से, उद्यमशीलता से, स्वच्छता एवं पेयजल से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चरण 2 है वह संबंधित है फूड प्रोसेसिंग से, एनर्जी माइक्रोग्रिड से, मिल्क प्रोसेसिंग से, बायोफुल प्रोडक्शन से, फ्लोरिकल्चर एवं सेरिकल्चर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो आप समझ सकते हैं यह जो दूसरा चरण है वह उद्योग से संबंधित है। पहला चरण आपने देखा था जिसमें हमने देखा था स्वच्छता एवं पेयजल, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में, और दूसरा चरण जो है वो उद्योग से संबंधित है। अब चलिए देखते हैं तीसरा चरण किससे संबंधित है। स्मार्ट विलेज के तीसरे चरण का संबंध किससे है? उद्योग से, उद्यमशीलता से, कॉमन सर्विस सेंटर से, मिल्क प्रोसेसिंग से। तो अभी हमने पहला चरण, दूसरा चरण देखा। अब तीसरा चरण जो है उसमें है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, पौधरोपण एवं वाटर शेड मैनेजमेंट, सामुदायिक भवन एवं एजुकेशनल वीडियो स्क्रीनिंग, ग्राम दिवस का आयोजन। तो इससे पता चलता है उद्यमशीलता के बारे में। तो तीसरा चरण जो है वह उद्यमशीलता से संबंधित है। अब बढ़ेंगे हम आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राम पंचायतों में सुशासन, गुड गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है? तो इसमें टी जो होता है, टी से वर्ड स्टार्ट होते हैं, उन्हीं को कितने टी ऐसे हैं जो कि ग्राम पंचायतों में गुड गवर्नेंस ला सकते हैं? तो जो इसका सही जवाब है 5 टी है। कितने टी हैं? 5 टी हैं। अब आप पूछेंगे 5 टी कौन कौन से होते हैं? तो आपको बता दूं, पहला टी है टीम वर्क, दूसरा टी है टेक्नोलॉजी,
तीसरा टी है टाइम लिमिट, चौथा टी है ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, और पांचवा टी है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहला टीम वर्क, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा टाइम लिमिट, चौथा ट्रांसपेरेंसी और पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने पांचों टी के बारे में देखा। अगर किसी भी पंचायत में ये पांचों टी अप्लाई होते हैं तो वह पंचायत गुड गवर्नेंस हो जाएगा, वहाँ सुशासन की व्यवस्था हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए हैं? 150, 300, 250 या 500? तो समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास की गति प्रदान करने के लिए देश भर में 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। आदर्श ग्राम पंचायत से शिक्षा युक्त पंचायत, रोजगार युक्त पंचायत, स्वच्छता युक्त पंचायत, हरित पंचायत, स्वच्छ पंचायत और आत्मनिर्भर पंचायत की प्राप्ति के लक्ष्य पर काम करती है। ऐसे 250 गांव हैं, 250 ग्राम पंचायत हैं जिनमें यह सारी खूबियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित है। एक आदर्श ग्राम पंचायत में क्या क्या होना चाहिए? शिक्षा युक्त पंचायत होना चाहिए, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत हो जाना चाहिए, स्वच्छता व हरित पंचायत होना चाहिए। हाँ, तीनों बिल्कुल होना चाहिए, और मतलब कि उपयुक्त सभी जो क्वालिटीज हैं एक ग्राम पंचायत में होना चाहिए अगर वो आदर्श ग्राम पंचायत बनना चाहता है तो। इसके अलावा स्वस्थ भी हो पंचायत, स्वच्छता होना ही चाहिए, आपको सब बताया ही। चलिए देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को। उम्मीद है कि आपको 20 के 20 प्रश्न रोज याद हो रहे होंगे। अगर रोज याद हो जा रहे हैं समझिए आपकी तैयारी 1 नंबर की चल रही है और आप एग्जाम में भी अच्छा कर पाएंगे। तो आज का आखिरी प्रश्न है हमारे सामने, भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? जो हमारे भारत में स्मार्ट विलेज अपनाया जा रहा है, जो मॉडल अपनाया जा रहा है वह विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? यूरोपीय मॉडल, अमेरिकी मॉडल, अफ्रीकी मॉडल या कोई नहीं? तो भारत में स्मार्ट विलेज की मॉडल यूरोपियन मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? यूरोपियन मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल को विकसित करने के लिए 5 स्तंभों का उपयोग किया गया है। वो 5 स्तंभ कौन से हैं हम कल के अपने जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें देखेंगे। तो हमने देखा जो भारत में स्मार्ट विलेज की मॉडल है वह यूरोपियन मॉडल से लिया गया है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और कुछ पूछना या बताना हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।